मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कुंडली में वास्तविक शुभ अशुभ योगों के ऊपर कुंडली बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है। आपको बने रहना होगा मेरे चैनल पर। तकरीबन 2-2.5 महीने में नंबर आ जाता है। जिसने भी कमेंट्स बॉक्स में लिखा है या मुझे बताया है या व्हाट्सएप किया है, मैं सबका वीडियो के आधार पर उसका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। बने रहना होगा मेरे चैनल के ऊपर। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे हम। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, नहीं, द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, ये दोनों धन से संबंधित है। द्वितीय भाव को धनेश कहा गया है, तो धन का है तो धनेश, और एकादश भाव को आयस आमदनी के भाव का स्वामी। अगर उन दोनों द्वादश भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? क्योंकि धन आयस धनेश द्वितीय भाव और आमदनी का भाव दोनों धन से संबंधित है। दूसरी तरफ धन के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। अगर वे छठे भाव में हो तो कुंडली में क्या असर पड़ेगा? यानी द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी द्वादश में हो और धन का कारक छठे भाव में हो, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा, आपका विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। 3 चरण तुला राशि में आते हैं, 1 चरण वृश्चिक में आता है। अगर विशाखा नक्षत्र पीड़ित है, पाप प्रभावित है, तो क्या प्रभाव होगा वो भी हम बात करेंगे। लगन का स्वामी एकादश भाव में है तो क्या प्रभाव देगा वो भी हम छोटे से वीडियो में बताएंगे। और चारों केंद्र खाली हैं और शनि चंद्र का विषयोग तीसरे भाव में है। मुख्य बातें बताते हुए आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना हो। धनेश और आयस द्वादश भाव में, धन का कारक छठे भाव में परल पित्त दोष, विशाखा नक्षत्र पीड़ित। कन्या जातक की कुंडली है। 29 जून 1985 शुक्ल पक्ष द्वादशी, विशाखा चरण 3 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ 19 डिग्री लेकर के, और तृतीय भाव में केतु 22, शनि 28 डिग्री और चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा शनि का विषयोग बन रहा है। शनि उच्च राशि में वक्री है। वक्री जब उच्च राशि में हो गया तो ऐसा माना गया है कि नीच के फल देगा, यानी शुभ फल नहीं देगा। कहीं पर भी उच्च राशि में होने दो, कोई भी ग्रह होने दो, वो बलवंता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उच्च राशि में होकर के ग्रह शुभ फल देगा। उच्च राशि में बलवान होता है। छठे भाव में पंचम भाव का स्वामी गुरु मकर राशि में, नीच राशि में तो है लेकिन वक्री है। यहां पर शास्त्र के मुताबिक यह उच्च फल देगा, मतलब छठे भाव की हानि नहीं करेगा। बात यह है, रहेगा तो मकर राशि में। 9 भाव में शुक्र 28 डिग्री और राहु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मंगल कारक ग्रह है। मंगल कारक ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी, 9 भाव का स्वामी, और एकादश भाव में अस्त है 19 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर सूर्य लगन का स्वामी 13 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य की 13 डिग्री और मंगल की 19 डिग्री, 6 डिग्री का फर्क है। तो लिटिल बिट थोड़ा बहुत फायदा देगा, लेकिन अस्त है, उसको समझो ना के बराबर समझो। थोड़ा सा देगा वो कोई मतलब बात नहीं, कारक ग्रह है और भाग्य का स्वामी है, तो भाग का पूरा फल नहीं मिलेगा। और जो उसको वहां पर प्रभाव भी देगा वो भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, कम प्रभाव देगा। इस तरह से जैसे सूर्य अस्त हो जाता है और थोड़ी सी लाइट रहती है, हम देख सकते हैं, पूरा अंधेरा नहीं होता। आप अस्त ग्रह का अगर 5-6 डिग्री है तो इस तरह से प्रभाव मानो। द्वादश भाव में बुध कर्क राशि में है। बुध यहां पर द्वितीय भाव का भी स्वामी है और एकादश भाव का भी स्वामी है। तो बुध आयस धनेश भी हो गया और आयस भी हो गया, द्वादश भाव में हो गया। और धन का कारक गुरु छठे भाव में है। यह स्थिति रही। विशाखा नक्षत्र तुला राशि की रचना इस तरह से है। 3 चरण विशाखा नक्षत्र के 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है। 4 चरण स्वाति के हैं, 2 चरण चित्रा नक्षत्र के हैं
तो विशाखा नक्षत्र में केतु राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, शुक्र का अच्छा प्रभाव है, तुला राशि है, और चंद्र का प्रभाव है। तो तीन चार ग्रहों का अशुभ प्रभाव है। जहां पर चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी स्वास्थ्य में कमजोरी लाता है, खर्चा भी करता है, जहां पर भी रहेगा उस भाव की हानि करता है। लेकिन साथ साथ क्यों, काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव हॉस्पिटल की मानी गई है, मीन राशि की, और द्वादश भाव का स्वामी भी, जैसे छठा भाव अष्टम भाव, छठा भाव रोग का भाव, शत्रु का भाव, अष्टम भाव दीर्घकालीन, तो द्वादश भाव भी स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब देखिए दर्शकों, लग्न से एकादश भाव में, लग्न से एकादश भाव में पंचमेश गुरु मकर राशि में छठे भाव में, पंचमेश गुरु मकर राशि में छठे भाव में, और नवेश मंगल नौ भाव का स्वामी मंगल और चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त है। धर्म त्रिकोण के दो ग्रह शुभ स्थान पर नहीं है। गुरु जब मकर राशि में हो जाता है, पाप ग्रह की राशि में हो जाता है, तो हरिवंश पुराण यह कहता है प्रबल दोष आ जाता है ऐसे जातक को। जैसे कि मैं यही पे बताऊं, लगन का स्वामी सूर्य है, पराक्रमी होगा, विवेकशील होगा, आमदनी अच्छी होगी, कई साधन से भी आमदनी कर सकता है, सफलता होगी, संतान शिक्षा का पक्ष अच्छा होगा। तो लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है, लग्नेश कुंडली का संचालक है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लेकिन गुरु कारक है। और कोई भी लग्नेश होने दो, अगर पंचम भाव को देखेगा तो शिक्षा संतान तो देगा, लेकिन गुरु जब इस स्थिति में हो जाएगा तो वह त्रुटिपूर्ण रहेगी। शिक्षा भी होने दो और संतान भी अयोग होगी, योग संतान नहीं होगी, उसमें फर्क आ जाएगा योग संतान का उसमें, क्योंकि संतान का जो कारक है और संतान भाव का स्वामी है वो गुरु अशुभ स्थान में चला गया। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा शुभ ग्रह है और तीर्थ भाव में है, यहां पर है, शुभ ग्रह तो है, द्वादश भाव का स्वामी है। पराक्रम साहस में थोड़ी सी कमी दे देगा, परंतु बाहर के स्थानों से अच्छा लाभ देगा, थोड़ा स्लो भी होगा, और कुटुंब में थोड़ा सा साथ दिक्कत सी आती है, नहीं रहेगा, भ्रमणशील होता है ऐसे जातक। मैं मोटे तौर पर बताया। मंगल की बात करें तो अस्त है, कारक ग्रह। अगर हम यहां पर मंगल का उपाय कर देते हैं साथ साथ, तो आमदनी में वृद्धि होगी, माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, शिक्षा संतान अच्छी होगी, और छठे भाव को प्रभाविशाली देखकर शत्रु पर विजय होगा। लेकिन होगा तब जब सूर्य को अर्घ देंगे, या आगे देखते हैं और क्या करेंगे, तब होगा, तब तक तो ऐसा है। अब बात करें बुध की। बुध दर्शकों आयस, धनेश और आयस है, धनेश और आयस बुध द्वादश भाव में। पैतृक धन की हानि होगी, पैतृक धन की हानि होगी, और स्वयं के धन की भी हानि होगी। जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, कमाने वाला भी बुध है, खर्च करने वाला भी बुध है। और ये पैतृक धन है, धन एसबीआई बैंक है, इसका स्वामी यहां बैठ गया, दिल खोल के खर्च करने वाला होगा। धनेश और आयस दोनों का स्वामी अगर वह भाव में हो तो धन टिक नहीं पाता, धन की हमेशा कमी रहेगी, और जिनके कारण मानसिक तनाव रहेगा, कुटुंब का भी सुख नहीं मिलता। और यहां से छठे भाव को देख रहा है, रोगों पर उसका धन खर्च होगा, रोगों पर उसका धन खर्च होगा, शत्रुओं पर भी धन खर्च होगा। अब बात करें गुरु की दर्शकों, गुरु रोग और शत्रु के भाव में है, घिरा रहेगा, भयानक कष्टों का सामना होगा, ननियाल पक्ष से थोड़ा सा मधुरता भी नहीं रहेगी, पिता के व्यवसाय में परेशानी आएगी, पंचम दृष्टि देख रहा, पिता के सुख में थोड़ी सी मधुरता नहीं रहेगी, और खर्चा अधिक करेगा, धन की हानि करेगा। गुरु यहां से सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा और धन की हानि करेगा। धन का कारक भी बन गया हानि करने के लिए, और धन का स्वामी भी हानि करने के लिए होगा, तो कहां से धन टिकेगा। बात करें शुक्र की, शुक्र दशमेश है और तीर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव में है, दशम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो बड़ा शुभ होता है, बहुत अच्छी तरक्की करता है, सामाजिक राजनीति करता है, और स्वधर्म को मानने वाला था। धर्म प्रयाण उसकी मां भी होती है, परंतु राहु से स्थित, राहु के साथ में हो गया, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, ये अशुभ योग बन गया है, और व्यवसाय में परेशानी देगा। तो व्यवसाय का स्वामी शुक्र पीड़ित है नवम भाव में, अपने धर्म को मानेगा भी नहीं, लचीलापन रहेगा, माना तो माना, नहीं तो नहीं माना। शनि की बात करें तो शनि छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, तीर्थ भाव में है, रोगेश है, सप्तमेश है,
तीसरे भाव में अच्छी स्थिति नहीं है और केतु राहु से पीड़ित भी है, भाग्य में हीनता देगा। पीड़ित है यहां पर, भाग्य में हीनता देगा। वो कहते हैं पाप ग्रह है, छठे भाव में अच्छा, तीसरे भाव में छठे में अच्छा फल देगा, थोड़ा बहुत पराक्रमी साहस देगा, लेकिन तीसरी दृष्टि से यहां पर शिक्षा को देख रहा है, संतान को देख रहा है, संतान अयोग होगी और जो शिक्षा लेगी उस शिक्षा का उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, आमदनी की तुलना में खर्च भी अधिक होगा उसका, और जो शिक्षा का उसका कोई विशेष उसको लाभ नहीं रहेगा। तो तीसरी दृष्टि देखता है, शनि देव की तीसरी दृष्टि थोड़ी सी भयानक होती है, और सप्तम दृष्टि यहां से नीच दृष्टि से देख रहा है तो भाग्य की परेशानी रहेगी। राहु की बात करें तो राहु नवम भाव में है, भाग्य की उन्नति में बाधा है, धर्म में रुचि नहीं होगी, शरीर में परेशानी होगी। पंचम दृष्टि से देख रहा है, पराक्रमी तो होगा, और नवम दृष्टि यहां पर जा रही है, शिक्षा संतान में परेशानी वाली बात आएगी। वाहन से केतु, भाई बहन के संबंध में परेशानी रहेगी। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, पति के भाव में विचार मिलेंगे नहीं, जीवन साथी से विचार विमर्श रहेगा, वो तो अच्छा है कि शनि का और लगन का नव पंचम योग है, तो कोई ऐसी अशुभ बात नहीं रहेगी, लेकिन विचार अलग अलग होंगे, वो होता है, उसमें कोई बड़ी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पर केतु सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है, और धन के उसमें परेशानी आएगी, अड़चने आएगी, भाव में परेशानी आएगी। ये मैंने आपको समझ सारा बता दिया। अब बताया धनेश और आय द्वादश भाव में हो, धन की हानि होगी, दरिद्रता हो गया। चारों केंद्र खाली हैं, इंद्र के घर में भी पैदा लेने वाला वो दरिद्र हो जाता है, और धन की हमेशा उसको समस्या रहेगी। विशाखा नक्षत्र पीड़ित है, विशाखा नक्षत्र जब पीड़ित होता है उसको संभल के चलना चाहिए। आज उसको थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि बुध की महादशा में चल रही है, 26 तक है बुध की महादशा, और शनि की अंतर्दशा 2023 से उसको पेन शुरू हो गया है, और 26 तक इसकी दशा रहेगी। एक बार जब शुरू हो जाता है तो बाद में भयंकर रूप ले लेता है। विशाखा नक्षत्र का पीड़ित होना वो बड़ी समस्या वाली बात आ जाती है, और तुला राशि को पीड़ित होना, मूत्राशय में परेशानी होगी, गुप्त रिश्तों में परेशानी होगी, शुगर की बीमारी होगी, किडनी गुर्दों में परेशानी होगी, बीपी से संबंधित होगी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आएगी, नाभि से नीचे हमारे गुप्त अंगों तक का जो भी हिस्सा बनता है पेट आदि का, इसमें सारी परेशानी होगी, गुप्त रोग परेशानी होगी, किडनी के रोग होंगे, और खास कमर की होंगी। जैसे आपने देखा नहीं, कमर में जब हो जाता है जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें उठना बैठना तकलीफ आ जाता है, ऐसी कंडीशन विशाखा नक्षत्र पीड़ित होने से आ जाएगी। संभल के रहना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए। तुला राशि पीड़ित है, तुला राशि हमारी नाभि से नीचे गुप्त अंगों तक का स्थान है, उसमें पीड़ित है, वहां पर भी परेशानी आएगी। जैसे मैंने बताया, शुगर है, किडनी है, गुर्दे है, पेट संबंधी बीपी और यूरिनल से संबंधित परेशानियां, ये सारी परेशानियां आएंगी विशाखा नक्षत्र पीड़ित। प्रबल पितृदोष है, संतान उसको योग कारक नहीं मिलेगी, चारों केंद्र खाली है, तो इस तरह से जातक धन की समस्याओं से गुजर रहा है, धन जितना कमाता उतना खर्च आ जाता है, और रोगों पर उसका खर्च हो जाता है। बिना उपाय, उपचार तो करना पड़ेगा, लेकिन उपाय भी साथ साथ हैं, उपाय भी करना पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव हैं, उनकी आराधना करनी पड़ेगी, उनके उपाय करने पड़ेंगे, और गुरु यहां चला गया, पितृदोष आ गया, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, गुरु के उपाय करो, जो अनुकूल है उपाय करो। सूर्य को अर्घ दो तो मंगल जागृत हो जाएगा, धन की अच्छी आमदनी हो जाएगी। सूर्य पीड़ित है केतु से, लग्नेश का रत्न धारण करो, लग्नेश का रत्न धारण करो, मंगल और गुरु का भी रत्न धारण कर सकता है, भाग्य विद्या करनी तो लग्नेश का तो अवश्य करो, सूर्य बच जाएगा, अच्छी आमदनी रहेगी, और मंगल का पीछा छूट जाएगा। अर्घ बहुत जरूरी है देना, अर्घ सूर्य को अर्घ सुबह उठते ही देना, एक आप रूटीन में उसको शामिल कर लीजिए, आपके सभी दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है सूर्यदेव, तो उसको करना पड़ेगा, और रत्न धारण के पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। नहीं तो आगे चल करके, अभी तो इस जो पेट की तकलीफ की शुरुआत है, आगे भयंकर रूप ले लेगी। तो मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको इतनी ज्ञान की झारी बताई। दरिद्रता योग है, ये दरिद्र योग बन गया जब धनेश और आय द्वादश भाव में हो, और कारक ग्रह यहां पर अशुभ स्थान में हो, तो दरिद्रता योग बन गया, धन की हानि हो गई, व्यवसाय की हानि होगी। शुक्र राहु से पीड़ित है, कन्या हो
या पुरुष हो, उसको एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए, कहीं धोखा हो सकता है। और क्योंकि राहु लगन को भी देख रहा है, राहु हमेशा मायावी है, भ्रम में डाल देता है, गलत रास्ते पर भी चला सकता है। दर्शकों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। आपकी भी कोई समस्या है तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आपका नंबर 2-3 महीने में नंबर आ जाता है, नंबर आने से आपका जरूर वीडियो बनाएंगे। आपको बने रहना होगा चैनल पर, तभी बनाऊंगा। धन्यवाद।